नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इतिहास तरहनी में। आज एंशिएंट हिस्ट्री के हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जो कि आप सभी स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। तो टॉपिक का नाम है स्टोन एजेस एंड इंडियन हिस्ट्री, यानी कि भारतीय इतिहास में पाषाण युग। इस टॉपिक्स के कई सारे सब टॉपिक्स होंगे, जैसे कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, और फिर उसके बाद में चैल्कोलिथिक भी आ जाता है, लेकिन बेसिकली हम उसे मेटल एज के नाम से जानते हैं। अगर हम स्टोन एज को अगर पढ़ेंगे, यानी कि पाषाण युग के बारे में बात करेंगे, तो बेसिकली इसमें पैलियोलिथिक आएगा, मेसोलिथिक आएगा और नियोलिथिक आ जाएंगे। ठीक है, तो जिस टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं वो रहेगा पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो दोनों मिलके बनते हैं ओल्ड स्टोन एज, यानी कि पैलियोलिथिक क्या रेफर करता है, ओल्ड स्टोन एज। तो आज हम अपने इस लेक्चर में इसी टॉपिक को कवर करेंगे। अब इस टॉपिक में जब हम आगे बढ़ें या इस टॉपिक को समझना चाहते हैं, तो इसमें कई सारे कंसेप्चुअल टर्म्स भी हैं और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी आपको इस टॉपिक के अराउंड डेवलप करना है, जो कि आपको एक बैकग्राउंड बताएगा कि हाँ, किस तरीके से हमें इस टॉपिक को समझना है और कैसे इंडियन हिस्ट्री का शुरुआत कैसे होगा। ठीक है, और बेसिकली तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, जब हम इसके कंसेप्चुअल टर्म्स और अंडरस्टैंडिंग को के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो बेसिकली ब्रीफली हमें ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में कुछ समझना है। हम बहुत ही डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, जैसे एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ा या समझा जाता है या बायोलॉजी में जिसे समझा जाता है, बट एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होना चाहिए। इसमें कुछ कंसेप्चुअल टर्म है, जैसे होमिनिड और होमिनिन, और दूसरा है, और जो तीसरा जो जो कंसेप्ट जो है वो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसमें आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से धरती पर जीवन का विकास होता है और कैसे इसे विभिन्न विभिन्न क्रमों में बांटा गया है, द वेरियस डिवीजन ऑफ द हिस्ट्री एज पर द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म। ठीक है, तो ये सारे कुछ टर्म्स हैं, चलिए एक एक करके इन सबको हम समझते जाते हैं। तो होमिनेट जब भी यह टर्म आपके सामने आता है, तो आपको याद रखना है कि बेसिकली ये क्या रेफर करता है। इसका एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। तो होमिनिड जो है ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है कंसिस्टिंग ऑफ ऑल मॉडर्न एंड एक्सटिंक्ट, मॉडर्न यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में भी है और जो एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं, ग्रेट एप्स यानी कि वन मानुस यानी कि बंदर या बंदरों की जो पूरा जो एंसेस्टर्स की जो प्रजातियां थी, और ह्यूमंस जो कि प्रेजेंट में है और उनके जो एंसेस्टर्स थे। तो जैसे एप्स में क्या क्या आ जाएंगे, चिंपांजीज, गोरिल्ला, ओरंगटून और देयर इमीडिएट एंसेस्टर्स। यहाँ पे मैंने इमेज के थ्रू दिखा भी दिया है, चिंपांजी, गोरिल्ला, ओरंगटून, और ये है ह्यूमंस का। तो इनका कैसे इवोल्यूशन होता है, कैसे ये आज जो हम जिसे ह्यूमन कहते हैं, जिसे हम मॉडर्न ह्यूमन होमोसेपियंस के नाम से जाते हैं, जिसे कॉमन पैरेंट्स में हम मॉडर्न ह्यूमंस भी कहते हैं, कैसे इनका इवोल्यूशन हुआ, बेसिकली हमें ये समझना है। तो होमिनिड में क्या हो जाएगा, ह्यूमंस प्लस एप्स आ जाएंगे। ठीक है, ये याद रखिए। अब बढ़ते हैं दूसरे टर्म की तरफ, यानी कि होमिनिन। तो होमिनिन क्या होता है, बेसिकली रेफर करता है ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ ऑल मॉडर्न ह्यूमन एंड एक्सटिंक्ट ह्यूमन स्पीसीज एंड देयर इमीडिएट एंसेस्टर्स। तो होमिनिड में और होमिनिन में डिफरेंस है। ठीक है, होमिनिन बेसिकली रेफर करेगा ह्यूमन, जो यानी कि जो मानव है, उनके इतिहास को, कैसे उनका डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इमेज दिया भी हुआ है, जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, नियंदरथल और होमो सेपियंस सेपियंस आते हैं। तो किस तरीके से ये जो स्टेज है ये रिप्रेजेंट करता है आज के मॉडर्न ह्यूमंस का। तो स्टार्ट हम बेसिकली ऑस्ट्रेलोपिथेकस से करते हैं, तो इसको हम ब्रीफली समझेंगे, हमें बहुत ही डिटेल में नहीं जानना है। ठीक है, तो ये है होमिनिन का डेफिनेशन। और अब इसके बाद में अगर बात करें जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में, यानी कि मानव विकास या जीवन के विकास से जो जुड़े विभिन्न क्रम चक्र हैं, या जो डिवीजन जिस तरीके से जियोलॉजिस्ट ने बताया हुआ है, तो बेसिकली इस पूरे के पूरे ह्यूमन इवोल्यूशन को हम 4 युगों में बांटते हैं, यानी कि 4 एराज में। ठीक है, 4 एराज होता है। पैलाजोइक, जिसे कि हम प्राइमरी भी कहते हैं, मेसोजोइक, जिसे कि हम सेकेंडरी कहते हैं,
और जो तीसरा जो होता है वो होता है सेनाजोइक, जिसे कि हम दो और फर्दर कैटेगरी में समझते हैं, क्वाटरनरी और टर्शियरी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। तो 4 पीरियड में इसे हमने डिवाइड किया हुआ है, जो कि एरा के फॉर्म में 3 है और पीरियड के फॉर्म में 4 है। ठीक है, तो पैलाजोइक जिसे कि प्राइमरी भी कहते हैं, मेसाजोइक जिसे कि हम सेकेंडरी कहते हैं, और सेनाजोइक के अंदर में 2 पीरियड आते हैं, क्वाटरनरी और टर्शियरी। ठीक है, सेनाजोइक को ही हम एज ऑफ मैमल्स के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट को आप याद रखिए। इसी टाइम में मैमल्स का जो इवोल्यूशन होता है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं किस तरीके से मैमल्स का इवोल्यूशन आता है, यानी कि स्तनधारियों का युग भी कहा जाता है। फिर सेनाजोइक को हम फर्दर इपॉक के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, यानी कि कालखंडों के आधार पे किया जाता है। तो इसे बेसिकली हम 7 इपॉक्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से जो लास्ट के जो 2 है, यानी कि होलोसीन और जो प्लिस्टोसीन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉडर्न होमोसेपियंस और मॉडर्न मैन के इमर्जेंस के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप इसको एक बार में याद रखिए। ये आपके ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट से भी इंपॉर्टेंट है और हिस्ट्री के भी कॉन्टेक्स्ट से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लिस्टोसीन और होलोसीन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है होमिनिन, यानी कि मानव विकास के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को आप सभी नोट डाउन करते हुए चलें। अगर हम बात करें मानव इतिहास के विकास के बारे में या उसे समझने का कोशिश करें, तो जो सबसे पहला होमिनिन कैटेगरी जो हमें देखने को मिलता है वो होता है एस्ट्रोलोपैथिकस। ठीक है, एस्ट्रोलोपैथिकस से ही इमर्जेंस हमें हो सकता है कि इससे कुछ और पुराने भी मिल जाए। देखिए, ये सारे जो चीजें ये प्रेजेंट टाइम तक में जितने भी डिस्कवरीज होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो हो सकता है कि आज तक हम अभी ट्रेस करते हैं एस्ट्रोलोपैथिकस से, कुछ हमें और भी आगे चल के अगर ऐसे एविडेंसेस मिल जाए जो कि ऑस्ट्रोलोपैथिकस से भी पुराने टाइम दिखाते हैं, तो वहां से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मॉडर्न टाइम में हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम यही समझते हैं कि एस्ट्रोलोपैथिकस से के बाद से, और फिर एक जर्नी होता है ओवर लैक्स ऑफ ईयर। ये कोई 1 या 2 साल का या 10 साल का जर्नी नहीं है, ये कई लाखों साल का जर्नी है। 4.4 बिलियन टू 5 बिलियन ईयर्स ऑफ एगो का ये कहानी है पूरा का पूरा। ठीक है, तो अगर हम, चूंकि हम ग्रेजुएशन या सब्जेक्ट के एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ नहीं रहे हैं, हमें चीज़ों को किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या कोई भी अदर वन डे एग्जामिनेशन हो, उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ठीक है, चाहे आप हिस्ट्री में किसी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हो या इवन यूजीसी नेट के लिए भी अगर आप पढ़ रहे हैं, तो भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एस्ट्रोलोपैथिकस, कुछ मैंने जो फैक्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सभी आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। तो इसका जो सबसे अर्लीस्ट जो हमें एविडेंस जो मिलता है वो हमें अफ्रीका से देखने को मिलता है। ठीक है, फर्स्ट फॉसिल एस्ट्रोलोपैथिकस का कहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया था, सिटी ऑफ ताउंग, जो कि साउथ अफ्रीका में होता है। किसने किया था, रेमंड डार्ट ने इन 1924। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। क्या डिस्कवरी हुआ था, स्कल ऑफ ए 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, जिसे कि ताउंग चाइल्ड के भी नाम से जाना जाता है, यानी कि जिस प्लेस पे डिस्कवर्ड हुआ उसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये होता है सबसे पहला अर्लीस्ट, सॉरी, जो फर्स्ट फॉसिल रिलेटेड टू एस्ट्रोलोपैथिकस हमें कहाँ से मिलता है, ये है। अब जितने भी एस्ट्रोलोपैथिकस के हमें जो एविडेंसेस जितने भी मिले, अफ्रीका में मिले या कई सारे अदर सब कॉन्टिनेंट्स भी, कॉन्टिनेंट में भी हमें देखने को मिलते हैं, तो इन सब में से जो सबसे जो ओल्डेस्ट, यानी कि हमने जब उसको साइंटिफिक डेटिंग मेथड से उन फॉसिल्स का जब हमने डेट निकाला, एविडेंस कार्बन के बेसिस पे जब डेट निकालने की कोशिश किया, तो जो सबसे जो ओल्डेस्ट जो हमें एस्ट्रोलोपैथिकस का जो एविडेंस जो मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, हादर इन इथियोपिया में। किसने किया ये डिस्कवरी किया था, तो डोनाल्ड जॉनसन ने किया था, जिसे कि जो कि एक फीमेल का एक स्केलेटन हमें देखने को मिलता है और उसे लूसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप एस्ट्रोलोपैथिकस के रिगार्ड में जरूर नोट डाउन करें और टाइम टू टाइम इसे रिवाइज करते हुए चलें। एस्ट्रोलोपैथिकस के बाद जो इवोल्यूशन में जो नेक्स्ट स्टेज जो आता है वो आता है होमो हैबिलिस।
होमो हैबिलिस यानी कि हैंड यूजिंग मैन, आपको याद रखना है। एक होमो और हैबिलिस। तो होमो किस चीज को कैटेगराइज करता है? होमो इज कैरेक्टराइज्ड बाय यूज ऑफ स्टोन टूल्स एंड डेवलपमेंट इन हिप्स, और हैबिलिस का मतलब होता है हैंड यूजिंग मैन। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसका हमें सबसे ओल्डेस्ट फर्स्ट एविडेंस कहाँ से मिलता है? ओल्डुवाई जॉर्ज, जो कि तंजानिया में है। जिन किन दो जो दो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, तो वो है मार्क लिकी लुइस, जिन्होंने 1960 में इसे किया था। इसका और भी एविडेंस हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? कुबी फोरा एंड केनिया में। ठीक है, तो फर्स्ट एविडेंस, ओल्डेस्ट एविडेंस, ये सारे आपसे एग्जाम्स में यही सारे पॉइंट्स हैं जो कि पूछे जाते हैं, और या तो आपको स्टेजेस में भी पूछा जा सकता है कि आप उसे ऊपर से नीचे तक ऑर्गेनाइज कीजिए। तो सबसे पहला हो जाता है ऑस्ट्रोलोपेथिकस। ऑस्ट्रोलोपेथिकस के बाद में क्या आ जाएगा? होमो हैबिलिस। ठीक है, अब होमो हैबिलिस के बाद में जो नेक्स्ट स्टेज जो आता है वो होता है होमो इरेक्टस, यानी कि मैन विथ अ स्टैंडिंग, ह्यूमन विथ अ स्टैंडिंग पोस्चर। ठीक है, एक इरेक्ट पोस्चर के साथ में हमें देखने को मिलता है। ये कहाँ पे मिलता है? ये ईस्ट अफ्रीका में हमें इसके एविडेंसेस मिलते हैं। और अब चूंकि ये इरेक्ट पोस्चर में है, यानी कि बाईपेडलिज्म का हमें फीचर देखने को मिलता है, यानी कि ये इंसान, ये जो प्रजाति थी ये चल फिर सकती थी। तो इस तरीके से अफ्रीका से निकल ईस्ट अफ्रीका से निकल के अफ्रीका के कई सारे अदर पार्ट, एशिया और यूरोप, यानी कि इस टाइम पे होमो इरेक्टस में हमें माइग्रेशन देखने को मिलता है। इसके जो अर्लीस्ट एविडेंसेस है वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? लेक तुर्काना, जो कि कीनिया और इथियोपिया दोनों में है, बॉर्डर करता है। मेजर पार्ट जो है वो केनिया में लाई करता है। फिर झाउकोदियन केव, जो कि चाइना में है। दामिंसी, जो कि जॉर्जिया में है, और जावा में देखने को मिलता है। इसके 3 इंपॉर्टेंट सब स्पीशीज हैं जिन्हें की क्लासिफाई किया गया है: जावानेसिस, पेकिनेसिस और होमो नर्मेडेंसिस। नर्मदा डेंसिस, यानी कि इंडिया में भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि इंडिया में जो अर्लीस्ट अभी तक का जो हमें फॉसिल एविडेंस जो मिलेगा वो किससे मिलेगा? वो होमो इरेक्टस से मिलेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को जरूर याद नोट डाउन करते हुए चलना। ठीक है, तो ऑस्ट्रोलोपेथिकस हुआ, ऑस्ट्रोलोपेथिकस के बाद होमो हैबिलिस आता है, होमो हैबिलिस के बाद में होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस के बाद में फाइनली इवोल्यूशन में आते हैं होमो सेपियंस, यानी कि जो कि मॉडर्न ह्यूमन जिन्हें कहा जाता है, जिसे कि हम थिंकिंग मैन के नाम से जानते हैं, जिनके क्रेनियल कैपेसिटी जो है वो सोचने समझने की क्षमता को हमें देखने का जो फीचर्स है वो होमो सेपियंस में हमें देखने को मिलता है। कहाँ पे होते हैं? जब हम इनके ओरिजिन को ट्रेस करते हैं तो ये अफ्रीका में मिलते हैं। अर्लीस्ट फॉसिल इनके कई सारे जगह पे पाए गए, जैसे उमू बेसिन और हरतो इन इथियोपिया, सिंगा सुदान में, लाओटोली तंजानिया में, और क्लासिस रिवर माउथ और बॉर्डर केप, जो कि साउथ अफ्रीका में। ठीक है, इन्हें क्रो मैग्नॉन्स के नाम से भी जाना जाता है। होमोसेपियंस को क्यों ये क्रो मैग्नॉन्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जो सबसे पहला जो फॉसिल जो था वो कहाँ पे डिस्कवर हुआ था? इसी फ्रांस के एक वैली के नाम पे। उस वैली का ही नाम है क्रो मैग्नॉन्स। ठीक है, ये फ्रांस में एक वैली है, उसका नाम ही है क्रो मैग्नन्स, और फर्स्ट फॉसिल यहीं पे डिस्कवर हुआ। इसलिए आर्कियोलॉजी में के कन्वेंशन के हिसाब से ये एक ट्रेडिशन है कि जहाँ पे भी फर्स्ट एविडेंस मिलता है हमें, हम उसी के अकॉर्डिंग उस पूरे के पूरे कल्चर को हम उसका नाम उसी के अकॉर्डिंग रखा जाता है, या उसी प्लेस के अकॉर्डिंग रखा जाता है। जैसे हम इंडियन हिस्ट्री में हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे तो कई सारे नाम कहा जाता है, हिंदू कहा जाता है, सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। लेकिन आर्कियोलॉजी के कन्वेंशन से हम इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि सबसे पहला जो साइट जो डिस्कवर किया गया था वो द साइट ऑफ हड़प्पा ही था। ठीक है, तो इसी तरीके से जब भी हम ऐसे डिस्कवरीज करते हैं आर्कियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में, तो जिस साइट पे सबसे पहला जो एविडेंस मिलता है उसी के अकॉर्डिंग नाम दिया जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप सभी जरूर नोट डाउन करते हुए चलिए, ये सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। फाइनली हमने देख भी लिया कि किस तरीके से होमोसेपियंस का इमर्जेंस होता है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स या क्लासेस में आप सभी को ये बताया भी था कि किस तरीके से हम इंडियन हिस्ट्री को उसे पढ़ने और समझने के लिए इतिहासकार उसे 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं।
तो क्या था ये ब्रॉड कैटेगरी? बेसिकली ये था प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, तो प्री हिस्ट्री यानी कि जिसे हिंदी में हम प्राग्ञ इतिहास कहते हैं के अंतर्गत ही इस स्टोन एज को पढ़ा और समझा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो स्टोन एजेस हैं वो प्री हिस्ट्री के अंदर में आते हैं। और प्री हिस्ट्री क्या होता है? यह वह पीरियड है या वो टाइम है जब हमारे पास कोई भी रिटन एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इस टाइम पे जो भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं, जैसे स्टोन के बने हुए जो टूल्स हैं, जो प्री हिस्टोरिक हम आर्ट को पढ़ेंगे, तो इन सारे चीज़ों को स्टडी करके हम उन प्री हिस्टोरिक लोगों के सोसाइटी को, उनके लाइफस्टाइल को, उनके लाइफ वेज को समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, और इसीलिए हम इसे स्टोन एज के कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, क्योंकि यही वो कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि आज तक में हमें मिलते हैं और इन्हीं को स्टडी करके हम उन सोसाइटी को समझने का एक इंटरप्रिटेशन करते हैं। फाइनल हिस्ट्री नहीं हो सकता है, एक इंटरप्रिटेशन जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगभग कितना तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम उस इतिहास को समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसके रिगार्ड में स्कॉलर्स ने, अभी हम जो बात कर रहे हैं बेसिकली हम पूरे वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट के पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम इस प्री हिस्ट्री को वर्ल्ड लेवल पे पढ़ते हैं तो स्कॉलर्स, आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ने एक सिस्टम देखा है, एक पैटर्न देखा है कि किस तरीके से जो टूल्स का जो इमर्जेंस हुआ है ह्यूमन हिस्ट्री में, उसके बेसिकली कुछ फेजेस थे। फेजेस यानी कि कैसे किस स्टेजेस में टूल्स का डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले में इसमें आते हैं हमें स्टोन टूल्स। स्टोन टूल्स के बाद में हमें ब्रॉन्ज के टूल्स देखने को मिलते हैं, यानी कि एलॉय ऑफ कॉपर। ठीक है, और फिर हमें आयरन के टूल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से स्टेजेस एक आता है। पहले स्टोन के टूल्स आए, फिर ब्रॉन्ज के टूल्स आते हैं और आयरन के टूल आते हैं। और इस सिस्टम को, यानी कि ये जो आइडिया था 3 एज सिस्टम का, जो आइडिया किसने दिया था? दानिश स्कॉलर पीएफ सुहुम और क्रिश्चियन थॉमसन ने। तो ये बस एक फैक्ट है, इन सभी फैक्ट को आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर जैसे कि हम देख रहे हैं कि कई बार मैं आपके सामने ये टर्म, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि स्टोन एजेस के अंतर्गत बेसिकली हम लोग पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक पढ़ेंगे। तो ये जो टर्म्स थे ये किसने दिया या किस स्कॉलर ने सबसे पहले इसका यूज किया था? तो वो थे जॉन ल्यूबॉक। ठीक है, जॉन ल्यूबॉक ने स्टोन एज को सबसे पहले पैलियोलिथिक और नियोलिथिक, पैलियोलिथिक का मतलब क्या होता है? ओल्ड स्टोन, और नियोलिथिक का मतलब क्या होता है? न्यू स्टोन। तो इन्होंने सबसे पहले पूरे स्टोन एज को पैलियोलिथिक और नियोलिथिक में डिवाइड किया। फिर एडवर्ड लाटार्ट ने क्या किया? पैलियोलिथिक को भी तीन और फेजेस में, फर्दर सब फेजेस में डिवाइड किया, जिसमें कि जिसे कि हम लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक में क्लासिफाई करते हैं। और फिर इसके बाद में स्कॉलर्स ने एक मेसोलिथिक टर्म का इस्तेमाल भी करना स्टार्ट किया, यानी कि देखा गया कि सबसे पहले तो 3 है, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक था। तो इनके जो ओल्ड, जो पैलियोलिथिक था, इसके कुछ अपने फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक हैं, और नियोलिथिक का के जो स्टोन टूल्स है उसके भी अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स हैं। जैसे जैसे टाइम में एक्सकवेशन होते गए, नए नए डिस्कवरीज आते गए, तो हमें कुछ और भी ऐसे टूल्स देखने को मिले जो कि ना तो प्रॉपरली पैलियोलिथिक ही है और ना ही जो कि नियोलिथिक है, बल्कि वो एक ट्रांजिशन के स्टेज को शो करता है। तो इसी ट्रांजिशन को हम क्या कहते हैं? मेसोलिथिक कहते हैं। जब हम आगे पढ़ते हुए जैसे जैसे चैप्टर्स में अपने आगे बढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। तो आज में हम मैंने पहले भी बता दिया कि हम पैलियोलिथिक को पढ़ने वाले हैं, और पैलियोलिथिक में हम समझेंगे लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, तो ये जो स्कॉलर्स हैं आप इनका नाम जरूर याद रखें। कैसे 3 एज सिस्टम होता है, फिर कैसे स्टोन एज को डिवाइड किया गया, फिर कैसे पैलियोलिथिक को डिवाइड किया गया। तो ये आपको सबको जरूर याद रखना है, यही एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इंडियन हिस्ट्री को भी या इंडियन स्टोन एज को भी हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। और इनके पीछे का जो क्राइटेरिया है वो क्या है? जियोलॉजिकल एज, टाइप एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्टोन टूल्स एंड सबसिस्टेंस बेस। ठीक है, तो कौन सा, जब पैलियोलिथिक था तो उस समय इन्वायरमेंट के क्या कंडीशंस थे, किस प्रकार के पत्थरों का और औजारों का इस्तेमाल किया जाता था, और उनके जीवन निर्वाह करने का क्या तरीका था।
इन तीनों में हम देखते हैं कि हम जब आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे इसमें डिफरेंट डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यही होता है ज़्यादातर एग्जाम्स में आपसे यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बात करें अगर हम पैलियोलिथिक एज के बारे में यानी कि पूरा पाषाण युग के बारे में, तो अभी मैंने बताया जैसे जियोलॉजिकल एक, तो आपको याद रखना है कि प्लिस्टोसिन। तो प्लिस्टोसिन क्या था, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। हम बेसिकली तीन एरा में हम 3 या 4 एरा में हम जिसे कह सकते हैं, प्राइमरली 3 ही कहा जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो सेनाजोइक एरा को बेसिकली हम प्लिस्टोसिन और होलोसिन में डिवाइड करते हैं, और प्लिस्टोसिन में ही हम देखते हैं कि मैमल्स का इमर्जेंस होता है। तो पैलियोलिथिक को हम प्लिस्टोसिन में, तो आप पी से भी याद कर सकते हैं, पी से आपसे पूछा जाए, पी से पैलियोलिथिक, पी से प्लिस्टोसिन, ठीक है। पैलियोलिथिक के जो टूल्स हैं वो पूरे ऑल ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलते हैं। मेजर जो साइट्स है वो कहाँ पे लोकेटेड है, अलोंग रॉकी एरियाज एंड द पेनिनसुलर इंडिया, एक्सेप्ट द साइट ऑफ कल्पी इन यूपी, हार्डली एनी साइट्स आर फाउंड इन द इंडस और द गैंजेस वैली, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन वाले साइट को आपको जरूर याद रखना है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, फ्रेमिंग के तौर पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नो साइट्स ऑफ द पैलियोलिथिक आर फाउंड इन द इंडस और द गंगा वैली। तो आपको याद रखना है क्योंकि ये एक्सेप्शन वाला साइट है, तो एक्सेप्शन के क्वेश्चंस और जो जनरल फीचर्स होते हैं वो तो पूछे ही जाते हैं, बट एक्सेप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अभी तक हमें सिर्फ कल्पी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वो गंगा वैली में हमें देखने को मिलता है। अदर फीचर्स के बारे में बात करें तो पीपल लिव्ड क्लोज टू द सोर्स ऑफ फूड, वाटर एंड स्टोन, तो अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर और स्ट्रीम एंड इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स, ठीक है। इससे आप उनके फीचर को समझ ही सकते हैं कि बेसिकली जो ये पैलियोलिथिक सोसाइटी थी, ये अपने आप में एक हंटिंग और एक गैदरिंग करने वाली सोसाइटी थी, ठीक है। तो इन सारे फीचर्स को नोट डाउन करते हुए चलिए। अब कुछ अगर हम बात करें, जैसा अभी हमने बताया कि एडवर्ड लटाट ने किस तरीके से पैलियोलिथिक को 3 फेजेस में डिवाइड किया था, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। तो अगर हम बात करें लोअर पैलियोलिथिक के बारे में, तो लार्ज कोर टूल्स और अशूलियन टूल्स हमें देखने को मिलते हैं। अब कोर टूल्स क्या होता है, देखिए कोई भी जो पत्थर होता है, अगर आपने एक पत्थर लिया, अगर आपने उसे तोड़ा, ठीक है, तो जो बड़ा वाला जो पार्ट होता है, अगर उसमें इक्वली अगर आप तोड़ रहे हैं, अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है। जब हम नॉर्मल टूल्स बना रहे होते हैं, कोई पार्ट बड़ा होता है, कोई पार्ट छोटा होता है। तो जो बड़ा पार्ट होता है उसे कोर पार्ट कहा जाता है, और जो छोटा वाला जो पार्ट होता है उसे फ्लेक कहा जाता है, ठीक है। तो लोअर पैलियोलिथिक में हमें क्या देखने को मिलता है कि इस बड़े वाले पार्ट का इस्तेमाल करके टूल्स बनाए जाते थे। तो आप ये सारे देख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे अगर एक जो इसका जो छोटा वाला भाग जो टूटा होगा उसे डिस्कार्ड कर दिया गया है और बड़े वाले का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। कौन से मटेरियल का हमें यूज इसमें देखने को मिलता है, तो बेसिकली ज़्यादातर हम क्या देखते हैं, क्वार्ट्जाइट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, चर्ट, डॉलराइट, ये टाइप्स ऑफ स्टोन्स हैं, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, चॉपिंग टूल, हैंड एक्स एंड क्लीवर्स। तो सिंपल सिंपल आपको याद रखना है। अशूलियन टूल्स भी कहा जाता है, जो कि लोअर पैलियोलिथिक साइट, लोअर पैलियोलिथिक एज के साथ में एसोसिएटेड है। अशूलियन टूल्स बेसिकली मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि आर्कियोलॉजी में कन्वेंशन है कि जहाँ पे भी टूल्स हमें पहले मिलते हैं या पहले पाए जाते हैं, हम उसी प्लेस के अकॉर्डिंगली उन सारे कैटेगरी के जो सिमिलर कैटेगरी ऑफ जो टूल्स होते हैं उनका नाम रखा जाता है। तो अशूलियन जो है वो फ्रांस का एक जगह का नाम है, जहाँ पे कि फॉर द फर्स्ट टाइम लोअर पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड एक टूल्स फाइंड किए गए थे, और उसी सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग जो हमें टूल्स अदर्स पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी देखने को मिलता है, वैसे ही सेम वैरायटी में, तो उसे हम एक ही तरीके में कैटेगराइज करते हैं, अशूलियन टूल्स, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है लोअर पैलियोलिथिक के साथ में, एकदम पॉइंट वाइज फीचर बना के नोट डाउन करते हुए चलिए। लार्ज कोर टूल्स अशूलियन टूल्स है, क्वार्ट्जाइट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, चर्ट और डोलराइट के बने हुए हैं, और इसके एग्जाम्पल क्या है, चॉपिंग टूल, हैंड एक्स एंड क्लीवर्स, ठीक है। कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स जहाँ पे कि इंडिया में, जहाँ पे हमें इनके एविडेंसेस मिलते हैं लोअर पैलियोलिथिक के, उत्तरबाइनी जो कि जम्मू में है, बोरी इन महाराष्ट्र, दिदवाना इन राजस्थान, हिरन वैली गुजरात में, पतपरा और बम्बुरी जो कि सोन वैली में है, निवासा जो कि महाराष्ट्र में है,
और यदुरवादी जो कि कर्नाटका में है। ठीक है, इन सारे साइट्स को जरूर याद करना है। तो फीचर्स के बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो साइट्स ही है। ठीक है, आपको जगह दे दिया जाएगा, साइट का नाम दे दिया जाएगा और आपसे लोकेशन पूछा जाएगा, और या तो ये भी पूछा जा सकता है कि वो किस एज से बिलोंग करता है, पैलियोलिथिक से बिलोंग करता है या मेसोलिथिक से बिलोंग करता है। तो आपको इन सारे पॉइंट्स को याद रखना है। ठीक है, नोट डाउन करने के लिए आसानी के लिए मैंने आपको सबके सामने एक टेबल बना दिया है, आप बस सुनते जाएं और इसे नोट डाउन करते हुए। तो जम्मू में है उत्तर बाहिनी, यहाँ पे हमें लोअर पैलियोलिथिक टूल्स देखने को मिले। दिल्ली में अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली रिज यानी कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो नॉर्थ कैंपस का जो फ्रंट जो मेन गेट है, यानी कि जहाँ पे वाइस चांसलर का जो ऑफिस है, वहाँ पे भी हमें लोअर पैलियोलिथिक टूल्स देखने को मिले। कैंपस ऑफ जेएनयू अनंगपुर इन द बदरपुर हिल्स। ठीक है, फिर राजस्थान में अजमेर में लूनी वैली, दिदवाना, मोगरा हिल्स, यहाँ सभी पे हमें पैलियोलिथिक टूल्स देखने को मिलते हैं। गुजरात में साबरमती वैली, भादर वैली इन सौराष्ट्र, हिरन वैली। ठीक है, महाराष्ट्र में दत्तावाड़ी एरिया, गंगावाड़ी एरिया, बोरी, ये सारे के सारे जगह है जहाँ पे कि हमें लोअर पैलियोलिथिक टूल्स के एविडेंसेस मिलते हैं। फिर मध्य प्रदेश में दामोह, रायसेन, अपर नर्मदा वैली, अपर सोन और महानदी वैली में आदमगढ़ हिल्स, भीमबेटका मोस्ट फेमस साइट है ये। उत्तर प्रदेश जो में बेलन वैली में, बिहार में हमें पैसरा जो कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है, झारखंड और वेस्ट बंगाल में छोटा नागपुर प्लेटो, उड़ीसा में हमें दारी डूंगरी जो कि संबलपुर में है, और बूढ़ा बालन और ब्रह्मानी रिवर वैली। नागालैंड में रन्याक खेन केव मिमी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अभी 2014 के बाद से ही एक्सकवेशन किया गया, तो इस साइट का जरूर नाम याद रखिएगा, क्योंकि बाकी सारे साइट्स तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन यूपीएससी का या हर एग्जाम का ये टेंडेंसी होता है कि जो रिसेंट में जो साइट्स जो उभर के आते हैं उनके बारे में यूपीएससी कई बार और एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो यहाँ पे नागालैंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको जरूर याद रखिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम साउथ में चलते हैं तो आंध्र प्रदेश में हमें ज्वालापुरम कुरनूल में देखने को मिलता है, नागार्जुनकोंडा में देखने को मिलता है, कर्नाटका में मालप्रभा घाटप्रभा वैली में, फिर हुंसी बैचाल और कृष्णा रिवर वैली में, और ईसामपुर जो कि इंडिया का अभी तक का सबसे लार्जेस्ट पैलियोलिथिक साइट है। तो इसे आप याद रख लीजिएगा और एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट के तौर पे याद रख लीजिए कि इंडिया का लोअर पैलियोलिथिक का जो सबसे लार्जेस्ट जो पैलियोलिथिक साइट है वो है ईसामपुर। कहाँ पे है? कर्नाटका में। फिर केरल में पलघाट में हमें मिलता है, तमिलनाडु में गुदियम केव और अतिरम्पक्कम में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये थे कुछ लोअर पैलियोलिथिक एज के फीचर्स एंड साइट। अब हम चलते हैं मिडिल पैलियोलिथिक के तरफ में। तो मिडिल पैलियोलिथिक में हमें क्या देखने को मिलता है कि स्मॉलर, पहले जो होते हैं वो लार्ज, अपर पैलियोलिथिक में हमें लार्जर टूल्स देखने को मिलते हैं। मिडिल पैलियोलिथिक में आते हैं तो हमें क्या उनसे छोटे टूल्स देखने को मिलते हैं, और जो कि फ्लेक्स के बने हुए टूल होते हैं। अभी मैंने आपको समझाया, तो पहले क्या किया जा रहा था, बड़े पार्ट से ही बनाया जा, अब छोटे पार्ट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है टूल्स बनाने के लिए। कोड टेक्निक से भी बनाए जाते थे और लेवलॉइज टेक्निक से भी बनाए जाते हैं। फिर से ये जो लेवलॉइज टेक्निक का मतलब क्या है, तो बेसिकली ये मिडिल पैलियोलिथिक के साथ में एसोसिएटेड है, ये आपको याद रखना है। अशुलियन लोअर पैलियोलिथिक के साथ में हो गया, मिडिल पैलियोलिथिक के साथ में लेवलॉइस है। ठीक है, यानी कि फ्लेक टूल के साथ में, फ्लेक के टूल्स को बनाने के लिए जो टेक्निक का जो इस्तेमाल किया जाता था उसे लेवलॉइस टेक्निक कहा जाता है। कोर के साथ में क्या एसोसिएटेड हो गया, अशुलियन टेक्निक, और फ्लेक के साथ में क्या एसोसिएटेड हो गया, लेवलॉइस टेक्निक। फ्लेक मैंने आपको अभी समझाया, जो छोटा पार्ट जो किसी स्टोन का या किसी भी पत्थर को के औजार को बनाने के लिए जो छोटा पार्ट जो रहता है, जब हम उसका इस्तेमाल करके कोई टूल्स बनाते हैं तो उसे फ्लेक कहा जाता है। ठीक है, जिन प्रकार के स्टोन्स का यूज किया गया उसमें आ जाता है क्वार्ट्जाइट, फ्लिंट, जैस्पर, अगेट, चैल्सेडोनी और चर्ट। ठीक है, यहाँ पे कई सारे मैंने आपको फोटो भी दे दिया है, इमेजेस भी है, ताकि जिससे आप समझ सकें कि किस प्रकार के ये टूल्स थे। चलिए, तो ये हो गया कुछ मिडिल पैलियोलिथिक के फीचर्स। अब इनके साइट्स के बारे में अगर हम बात करें तो राजस्थान में बूढ़ा पुष्कर लेक, अजमेर, होकरा, बरीघानी और लूनी रिवर सिस्टम के पास में हमें पैलियोलिथिक मिडिल पैलियोलिथिक के साइट देखने को मिलते हैं। बेलन वैली जो कि यूपी में है उसमें
महुआ कच्चा, पंचो, दैया, बेलराही, करुणाधिया, इटाहा और नागिनी की पहाड़ी। सोन वैली जो कि मध्य प्रदेश में है, कुकराव, कोटवार, हटवा, कुरादी, खैरिहा और धोमन की पहाड़ी, ये सभी जो साइट्स हैं ये सोन वैली में लोकेटेड है। सेंट्रल और पेनिनसुलर इंडिया में बात करें तो इसे हम नेवासन इंडस्ट्री के तौर पे जानते हैं। हम क्यों इसे नेवासन इंडस्ट्री में कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले जो इसका जो इस प्रकार के जो मिडिल पैलियोलिथिक जो टूल्स थे वो नेवासा के साइट पे ही हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट साइट हो जाता है? पाटने और चिरकी नेवासा जो कि महाराष्ट्र में हो जाता है। फिर गंगा प्लेन में हमें कल्पी जो कि जालौन डिस्ट्रिक्ट में है। और साउथ इंडिया में अगर हम बात करते हैं मिडिल पैलियोलिथिक साइट के बारे में तो विशाखापट्टनम और नंदीपाली, ये दोनों के दोनों आंध्र प्रदेश में हो जाते हैं। और मिडिल पैलियोलिथिक का जो साइट जो तमिलनाडु में है, जो मोस्ट फेमस है वो है अतिरम पक्का। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपर पैलियोलिथिक टूल्स या एजेस की तरफ में। तो इस टाइम पे हमें पैरेलल साइड ब्लेड्स देखने को मिलते हैं और ब्यूरिन देखने मिलते हैं, और भी जो टूल्स जो है वो और भी छोटे होते जाते हैं। तो मान लीजिए कि लोअर पैलियोलिथिक में ऐसा टूल्स का फीचर मिला, मिडिल पैलियोलिथिक में इतना आया, और अपर पैलियोलिथिक में जाते हैं तो और भी ज़्यादा टूल्स में देखने को, छोटे टूल्स देखने को मिलते हैं। पहले हमें क्या होता है कि एज जो होता था, यानी कि जो शार्पनेस जो होता था किसी भी टूल का, वो एक तरफ हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अब हमें देखने को क्या मिल रहा है कि दोनों तरफ से, ठीक है, दोनों तरफ से हमें पैरेलल साइडेड ब्लेड्स देखने को मिल रहे हैं, ब्यूरिन्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, स्मॉलर टूल्स और भी ज़्यादा होते जाते हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं जो कि अपर पैलियोलिथिक के साथ में एसोसिएटेड है। अब फिर से जैसे मैंने बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको साइट्स याद रखना है। ठीक है, तो बेलन वैली जो कि यूपी में है, इसमें है चोपानी मांडो, जिसमें कि हमें पैलियोलिथिक से नियोलिथिक तक के फीचर्स देखने को मिलते हैं, और टूल्स जो यहाँ पे पाए जाते हैं वो हमें चर्ट और एनिमल बोन्स के मिलते हैं। सोन वैली जो कि सोन वैली कहाँ, जो कि मध्य प्रदेश में है, तो बाघौर का हमें साइट देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें फूड प्रोसेसिंग, हंटिंग और क्राफ्ट वर्क के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। छोटा नागपुर रीजन जो कि बेसिकली आज के डेट में बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के इन अराउंड रीजन को कवर करता है। तो यहाँ पे जो साइट है वो है पैसरा जो कि मुंगेर में है। वेस्टर्न त्रिपुरा जो कि हावड़ा और खुवाई रिवर वैली, अगेन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये न्यूएस्ट साइट डिस्कवर्ड है, तो इनके चांसेस और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आपसे पूछे जाए। फिर हम बात करते हैं अगर साउथ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो आंध्र प्रदेश में हमें कुरनूल का जो साइट मिलता है, एमसी गवी जो देखने को मिलता है, और रेनीगुंटा जो कि चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में हमें ये भी देखने को मिलता है। तो इन सारे मेजर साइट्स को आप जरूर याद रखिए। जो सबसे पैलियोलिथिक का जो सबसे बड़ा जो साइट जो हो जाता है ईसानपुर, उसे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखना है। फीचर्स, साइट्स और स्टेट्स कहाँ कहाँ से ये रिलेटेड हैं, ये आपका 3 मोस्ट प्रोबेबल इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एज का क्या फीचर रहा है, उसके साइट्स, और वो किस स्टेट या फिर किस जोग्राफिकल लोकेशन में लोकेटेड है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पीटी के पर्सपेक्टिव से। तो इस तरीके से हमने पैलियोलिथिक के टॉपिक को पूरा का पूरा कवर कर लिया है। नेक्स्ट अब हम अपने टॉपिक में पढ़ेंगे मेसोलिथिक एजेस इन इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, इसी तरीके से हम देखेंगे कि मेसोलिथिक के क्या क्या फीचर्स थे, कौन कौन से इंडिया में इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, और वो किस किस स्टेट्स और किस किस जोग्राफिक रीजन से रिलेटेड है। ठीक है, फिर इसी तरीके से पैलियोलिथिक को भी पढ़ेंगे। फिर उसको पैलियोलिथिक को पढ़ने के बाद में फिर हम उनके सोसाइटी, इनके कल्चरल पैटर्न को समझेंगे, इनके आर्ट एंड कल्चर को समझेंगे। ठीक है, और एक लास्ट में एक मैं आपको समरी प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें कि आप इसे क्विक रिवीजन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए खैर, वो तो सब तो बात का बात है। तो आज अभी तक जो मैंने क्लासेस में जो आपको जो लेक्चर में जो पढ़ाया, आप उसे जरूर नोट डाउन करते हुए चलिए और रिवीजन करते हुए चलिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें कि हम मेसोलिथिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए।
थैंक यू।